13वें राष्ट्रपति भारत के भारत रत्न प्रणब मुखर्जी अब नहीं रहे। ये दुखद खबर अब से कुछ ही देर पहले उनके बेटे ने ट्वीट करके जानकारी दी। भारत के 13वें राष्ट्रपति और एक कद्दावर नेता, कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता जिन्होंने कई पोर्टफोलियोज को मंत्री के तौर पर संभाला, पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का आज निधन हो गया। आज सुबह से ही यह खबर आ रही थी कि उनकी तबीयत एक बार फिर से बिगड़ी है। इन सब के बीच अब शोक जताया है भारत के मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। रक्षा, विदेश, वित्त, इन तमाम मंत्रालयों में एक ऐसे मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल रहा जो हमेशा याद रखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे शीर्षस्थ नेता जिन्होंने दशकों तक कांग्रेस की राजनीति को एक मकाम तक पहुंचाया, प्रणब मुखर्जी। 31 दिसंबर 1935 को जिनका जन्म हुआ था, आज 31 अगस्त 2020 को वो चले गए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। उनके बेटे ने यह जानकारी दी है। दरअसल कोविड हो जाने के बाद हम आपको उनके बेटे का ट्वीट भी दिखा रहे हैं, अभिजीत मुखर्जी का, जिसमें उन्होंने कहा है, भारी दिल से मैं आप सबको यह सूचित करना चाहता हूं कि मेरे पिता प्रणब मुखर्जी अब नहीं रहे। आर्मी के तमाम डॉक्टर्स की सबसे अच्छी कोशिशों, प्रार्थनाओं, दुआओं, सब के बावजूद अब वो हमारे बीच नहीं है। आपकी दुआओं के लिए, आपकी प्रार्थना के लिए मैं शुक्रगुजार हूं। प्रणब मुखर्जी एक ऐसे नेता थे जो अपने सहज लेकिन सख्त दोनों ही अंदाज के लिए जाने जाते थे। उनका एक ऐसा तरीका था लोगों से बातचीत करने का जिससे उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा हमेशा लोगों के बीच रहा, लेकिन वो अपने सख्त तौर तरीकों के लिए भी जाने जाते थे। एक ऐसे नेता जिन्होंने दशकों तक कांग्रेस पार्टी की राजनीति को, देश की दिशा को, नीतियों को अलग अलग मंत्रालयों में संभालते हुए एक दिशा दी। उनका आज निधन हो गया है। राशिद किदवई जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। राशिद जी, आपने लंबे वक्त तक उनको बहुत करीब से देखा है, जाना है। प्रणब मुखर्जी, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी आज नहीं रहे, कैसे याद करेंगे आप? देखिए, वो जैसा आपने कहा, वो सचमुच भारत रत्न थे। उनको भारत के समाज में, वहाँ के कानून में, यहाँ के जो सरकार कैसे चलती है, तमाम राजनीतिक दल कैसे काम करते हैं, इसमें वो सबसे ज्यादा ज्ञानी थे। उनको एक एक बात का पता था और ये पूरे देश का एक बहुत बड़ा लॉस है। एक तो उनको ये इस बात की वो रहा कि वो देश के राष्ट्रपति भी बने, लेकिन वो एक देश के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री भी बनते। और ये मुझे इस बात का मलाल रहेगा कि प्रणब मुखर्जी देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाए। जी, ये कई इसके पीछे फैक्टर्स रहे और इसकी राजनीति अलग, लेकिन प्रणब दा का जो पूरा राजनीतिक सफर रहा राशिद किदवई जी, उसको देखें तो अमूल चूक परिवर्तन उन्होंने करने की कोशिश की। कैसे उन्होंने शुरुआत की, अगर उस वक्त को याद करें इंदिरा गांधी के साथ, तो वहां से लेकर तमाम ऐसे प्रधानमंत्रियों के साथ वो काम किए। और फिर ऐसा वक्त भी आया जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो मंत्री थे, और फिर वहां से राष्ट्रपति तक का उनका सफर। ये पुरानी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आपको राजीव गांधी के साथ उनका सफर दिखाई देता है। अलग अलग वक्त पर देखिए ये अंदाज उनका जब वो लोगों के बीच में जाते थे। ये प्रणब मुखर्जी की ऐसी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं जो बेशकीमती हैं, एक ऐसे नेता के तौर पर जिसने लोगों के साथ भी संपर्क साधा। ये उनकी बहुत बड़ी ताकत थी, याद रखिए। 2004 में वो लोकसभा में निर्वाचित हुए थे। मनमोहन सरकार में नंबर 2 की हैसियत उनकी रही। कांग्रेस पार्टी के अनेकों प्रधानमंत्रियों को बहुत करीब से राशिद किदवई जी उन्होंने देखा, उनके साथ काम किया। वो दिन भी आया जब वो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए और वो नंबर 2 की हैसियत में थे, लेकिन उनका योगदान हमेशा जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा, उनके तौर तरीकों की वजह से। सहज लेकिन सख्त ये अंदाज था उनका। राशिद जी। अंजना, उनके बहुत मनमोहन सिंह से उनके बड़े दिलचस्प रिश्ते रहे।
वो जब आपको ध्यान होगा जब जब प्रणब मुखर्जी देश के वित्त मंत्री थे, वो उस समय उन्होंने जो था मनमोहन सिंह को आरबीआई का गवर्नर बनाया था, तो वो उनको सर से मुखातिब करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उसके बाद प्रणब मुखर्जी, एक ऐसा समय आया जब प्रणब मुखर्जी उनके अंडर में मंत्री रहे, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तो फिर प्रणब मुखर्जी ने उनको सर कहना शुरू कर दिया। और फिर ऐसा हुआ कि 2012 में जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने तो मनमोहन सिंह ने फिर उनको सर कहना शुरू कर दिया। तो ये बड़ा उनके बीच में, दोनों में एक दूसरे को ऊपर बड़ा सम्मान रखते थे, लेकिन ये सर की बात की एक दूसरे में किसको ज्यादा महत्व दिया जाए, ये भी इसके कई पहलू आए। राजीव गांधी से उनके रिश्तों में थोड़ी खटास आ गई थी, और वो एक अकेला समय ऐसे था जब प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस छोड़ के बाहर जाना पड़ा था। बिल्कुल, और वो वक्त भी ऐसा था जब कांग्रेस पार्टी से वो अलग हुए। लेकिन इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग तस्वीरें उनके पूरे सफर की। अगर आप देखेंगे तो कैसे शुरुआती दिनों से इंदिरा गांधी के दौर से एक वक्त उनकी कांग्रेस में एंट्री हुई, और उसके बाद से पूरा सफर। राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो मुगल गार्डन्स है वहां की तस्वीरें, जहां पर प्रणब मुखर्जी अपने अंदाज में निकलते थे। और ये तस्वीरें जो हर राष्ट्रपति की हम देखते हैं, लेकिन प्रणब दा का एक अलग अंदाज था और एक पूरा रिश्ता। और उसका जो आपने राष्ट्र जी बताया कि मनमोहन सिंह से कैसे आरबीआई का गवर्नर बनाया, फिर वो उनके नीचे मंत्री भी बने जब वो प्रधानमंत्री रहे, लेकिन एक बार फिर से राष्ट्रपति जब प्रणब मुखर्जी रहे तो फिर से पूरा जो रिश्ता था वो एक अलग स्तर पर पहुंचा। इन सब के बीच हमारे साथ पवन खेड़ा जी इस वक्त जुड़ रहे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। पवन खेड़ा जी, वो दुखद शाम जब ये खबर आई है कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे, कैसे याद करेंगे आप उन्हें? अंजना जी, वो हमारी पार्टी में ही नहीं, देश भर में उस व्यक्ति के बारे में एक बात बड़ी प्रचलित थी कि एक ऐसी याददाश्त उस व्यक्ति के पास थी, हमारे नेता के पास थी, कि जब भी हम में से किसी को कोई संशय होता था इतिहास को लेकर, कांग्रेस के इतिहास को लेकर, देश के इतिहास को लेकर, वो तारीख के साथ हर डिटेल, एक एक उनको हर चीज याद रहती थी। और जब ये आंदोलन चल रहे थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के, तो हम लोग उनसे लगातार मिलते रहते थे। जिस तरह से वो बात करते थे, डायलॉग करते थे अन्ना हजारे की टीम से, वो उससे सीखने को भी बहुत मिला। मुझे खास तौर पे बहुत सीखने को मिला कि किस तरह से एक कठिन समस्या को, जटिल बात को किस तरह से सुलझाया जाए, किस तरह बात की जाए। बहुत बहुत सारी यादें हम सबके लिए छोड़ के गए हैं, और एक ऐसी क्षति है जिसका मुझे नहीं लगता कि कोई भरपाई हो सकती। बिल्कुल, एक ऐसी क्षति जिसकी कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। और आपने बताया अपने निजी अनुभव से भी कि वो किस तरह के व्यक्ति थे। जो सार्वजनिक जीवन है उनका, उसको तो कई पीढ़ियों ने देखा है, लेकिन आप लोग इंटरैक्ट करते थे। उनके तौर तरीकों के बारे में अगर कुछ आप बताना चाहें पवन जी। एक इंग्लिश में अंजना जी कहा जाता है नो नॉनसेंस। आपने भी अपने अभी आपका वक्तव्य में मैं सुन रहा था, वो बड़ा नो नॉनसेंस किस्म के व्यक्ति थे। कोई भी बात अगर हल्की उनके सामने कोई कर दे, या वादा खिलाफी कर दे, या जो बात उनको नागवार गुजरे, तो वो बात वो बर्दाश्त नहीं करते थे। उसमें वो कोई इफ और बट नहीं होता था। बड़े स्पष्टवादी, साफगोई तरीके से वो उस बात को काउंटर करते थे और बड़ा करारा जवाब देते थे। वो बात मुझे निजी तौर पे बहुत अच्छी लगती थी उस व्यक्ति के बारे में। ऐसे कम लोग राजनीति में होते हैं जो इतनी साफगोई से बात रखते हैं। प्रणब दा हमेशा इस बात के लिए, कम से कम मेरे जैसे कई लोग उनको इस बात के लिए हमेशा याद रखेंगे। 1969 से उनकी पूरे राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई पवन जी। इंदिरा गांधी जी से लेकर हर प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने लगभग काम किया, और एक मकाम ऐसा आया जब वो राष्ट्रपति बने। इस पूरे राजनीतिक सफर पर क्या कहेंगे आप? संघर्ष बहुत किए, बंगाल में भी और पूरे हिंदुस्तान में भी, और दिशा देते रहे पार्टी को भी, देश को भी। हमारे जो उस वक्त के, उस दौर के नेता जिन्होंने बार बार पार्टी को सही दिशा दी, उनमें से उनका प्रणब दा का नाम बहुत अग्रणी माना जाएगा। जब भी किसी को कोई जटिलता नजर आती थी कि भाई इस मुद्दे पर क्या स्टैंड होना चाहिए पार्टी का, वो सदैव सब चीजें नाप तोल कर, समझ कर, और जब वो मुंह खोलते थे तो समझ में आ जाता था कि इसके बाद अब और कुछ बात नहीं बची जो प्रणब दा ने कहा है, क्योंकि उन्होंने इतना सोच समझकर
विश्लेषण करके, इतिहास को सोचकर, सब कुछ सोचकर और भविष्य में क्या इसका परिणाम निकलेंगे वो सब सोचकर ही वो अपनी राय देते थे। जी जी पवन जी, आपसे बातचीत करते रहेंगे। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर आज तक पर जुड़ रहे हैं। शरद जी, एक दशकों तक जो राजनीतिक सफर चला, शीर्ष तक पहुंचे, राष्ट्रपति बने, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी नहीं रहे, कैसे याद करेंगे आप? शरद जी। हमारे देश की राजनीति में वन ऑफ द सीनियर मोस्ट कलीग और देश का मार्गदर्शक आज हमारे साथ नहीं। इनका एक जबरदस्त दुख हम लोगों को हो रहा है। 1967 से हम लोग साथ काम कर रहे थे। वो मैं महाराष्ट्र के विधानसभा में चुनकर आया था पहली बार, और वो राज्यसभा में चुनकर आ गए, और तब से लगातार आज तक कंटिन्यूसली कभी राज्यसभा, कभी लोकसभा, राष्ट्रपति, ऐसी बहुत सी जिम्मेदारी उन्होंने आज तक से बिल्कुल अच्छी तरह से संभाली है। जब जब देश में क्राइसिस आता था, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, पॉलिटिकल क्राइसिस हो, उस समय हमेशा देश के लिए और देश की जो कोई लीडरशिप है, चाहे कभी मनमोहन सिंह से, कभी इंदिरा जी से, कभी राजीव गांधी जी से, उनको ठीक तरह से, नरसिंह राव जी से, उनको ठीक तरह से सहयोग देने का काम हमेशा प्रणब जी ने किया था। आज प्रणब दा हम लोगों को हमेशा कोई भी इश्यूज पर सलाह चाहिए तो सलाह देने के लिए हमेशा हम लोगों के साथ रहते थे। उनका देश की स्वतंत्रता आंदोलन से आज तक की परिस्थिति के बारे में इतनी बड़ी गहरी जानकारी थी, और जब उनके साथ बातचीत करने का मौका मिलता था तब ये सुनने के लिए हमेशा मिलता था। आज वो हमारे साथ रही नहीं। मुझे लगता है कि देश को एक बहुत बड़ी ठेस लगी, देश का एक जबरदस्त नुकसान हुआ, और उन्होंने देश की जो सेवा की है वो देश के इतिहास में हमेशा याद रहेगी। मैं मेरे पार्टी की तरफ से व्यक्तिगत रूप से उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। जी शरद जी, एक अगर कोई भी निजी अनुभव आप अपने हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन में उन्हें देखते थे, देश के लोग देखते थे, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, लेकिन लोग जानते थे कि फैसले सख्त लेने के लिए भी वो जाने जाते हैं, और कई बार कड़क तरीके से भी वो ऐसे परेशानियों से डील करते हैं जहां पर नेतृत्व की जरूरत होती है। कोई आपका निजी अनुभव शरद जी? ऐसे कई अनुभव है कि वही हमेशा वही गवर्नमेंट में काम करते समय प्राइम मिनिस्टर और उनके नेतृत्व में तो सरकार चलती है, मगर कई ऐसे इश्यूज होते हैं कि इसका एक नई डायरेक्शन देने के लिए किसी के ऊपर तो जिम्मेदारी थोपनी पड़ती थी। और मुझे याद है कि हमेशा कोई भी ऐसी समस्या हो तो प्रणब दा के नेतृत्व पर एक सब कमेटी बनती थी मंत्रिमंडल की, और एक देश को उस समस्या से दूर करने के लिए हमेशा उनकी मदद होती थी। और इसके किसी एक बात कहना ये इनके लिए ठीक नहीं होगा, कई बातें होगी कि जो उन्होंने देश के भलाई के लिए की है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद पवार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़ रहे हैं। सचिन जी, दुखद शाम जब ये खबर आ रही है भारत रत्न प्रणब मुखर्जी नहीं रहे, आप किस तरह से उन्हें याद रखेंगे, क्योंकि आपने भी काफी दिनों तक, काफी सालों तक उनके साथ काम किया, क्या कहेंगे? मुझे बहुत दुख है आज प्रणब मुखर्जी जी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, लेकिन एक ऐसे राजनेता, एक ऐसे स्टेट्समैन उस देश में खोया है जो सब सीमाओं को पार कर चुके थे, और जितना ज्ञान, जितना अनुभव और जितना कमिटमेंट उनका देश के लिए था वो उसका मैं अनुभव कर चुका हूं, और उनके साथ मंत्रिमंडल में काम करने का मुझे मौका मिला। मैं समझता हूं कि उनका जो अंडरस्टैंडिंग थी इश्यूज के बारे में,
जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो जितने सारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनते थे उसमें से अधिकांश उसको हेड करने का काम वो करते थे प्रणब दा। और मेरे साथ बहुत व्यक्तिगत उनका लगाव रहा, मुझे हमेशा उन्होंने गाइड किया। उनको मैं बहुत मिस करूंगा और मैं समझता हूँ सिर्फ हमारी पार्टी के लिए नहीं लेकिन देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान हमको हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि परमपिता परमेश्वर अपने चरणों में उनकी आत्मा को जगह देगा। सचिन जी, कोई ऐसा मंत्रालय, चाहे आप रक्षा ले लीजिए, वित्त ले लीजिए, विदेश मामले ले लीजिए, कॉमर्स, शिपिंग, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के तौर पर लगभग हर मंत्रालय में उन्होंने जिस तरह से सक्षम भूमिका निभाई। अभी शरद जी भी जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि कई बार ऐसे फैसले देश के सामने आते हैं जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, नंबर 2 की हैसियत से भी जब वो मनमोहन सिंह के साथ रहे तो उनका सुझाव सर्वोपरि माना जाता था। ये उनकी क्षमता न सिर्फ एक प्रबल वक्ता के तौर पर, जो उनका स्टेट्समैनशिप था, ये सब बताता है। सचिन जी, ये सब अनुभव के साथ आता है। और मैंने देखा कि प्रणब दा जब कुछ बोलते थे कैबिनेट की मीटिंग के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर, और उन्होंने लंबे अरसे तक राज्यसभा के सांसद रहे और नए नए चुनकर लोकसभा में आए थे, तो मुझसे अक्सर मजाक किया करते थे कि लोकसभा की राजनीति बिल्कुल अलग है और राज्यसभा की राजनीति बिल्कुल अलग है, लेकिन लिखने का, पढ़ने का, अनुभव शेयर करने का और बिना किसी ईगो के उन्होंने सब लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटा, शेयर किया। और हर विभाग में आप कल्पना नहीं कर सकती उनको जितना ज्ञान था, हर डिपार्टमेंट का, हर मिनिस्ट्री का, पार्लियामेंट्री वर्किंग का। मुझे अच्छी तरह याद है जब अन्ना हजारे साहब का आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, तो उस समय उनको स्टेटमेंट देना था पार्लियामेंट के अंदर, तो तमाम मंत्रियों ने बात करी, तमाम स्टेटमेंट प्राप्त किए गए, 100 तरह के अलग अलग उनको ऑप्शन दिए गए। अंत में उन्होंने स्वतः ही एक स्टेटमेंट दिया बिना कुछ पढ़े लिखे, और पूरी पार्लियामेंट ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया, पूरे देश ने उसका स्वागत किया। तो एक तरह से वो कंसेंसस बनाने में बहुत माहिर थे और मुझे लगता है कि उन्होंने राजनीति जो करी शुरुआत इंदिरा जी के समय से, तब से ही उन्होंने अनुभव भी ग्रहण किया, लेकिन देश के प्रति जो कमिटमेंट रहा, जो उन्होंने अपनी एबिलिटीज के माध्यम से देश सेवा करी, उसको हम हमेशा याद रखेंगे। बिल्कुल, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जिसमें वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, नरसिम्हा राव सबके साथ दिख रहे हैं। इस बीच आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके अपना शोक व्यक्त किया है प्रणब मुखर्जी की मौत पर, और उन्होंने दुख जाहिर करते हुए याद भी किया है उस स्टेट्समैनशिप को जो हमेशा प्रणब मुखर्जी दिखाते थे। इस बीच आपको बताएं, राहुल गांधी ने भी शोक जताया है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी निधन पर शोक जताया है। सभी ने ट्वीट करके अपनी अपनी बात रखी है। राजनाथ सिंह ने कहा है इतिहास हमेशा उन्हें याद रखेगा। राहुल गांधी ने लिखा है मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है भारतीय राजनीति में खालीपन छोड़ गए प्रणब मुखर्जी। अभिषेक मनु सिंघवी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी, आपने भी लंबे वक्त तक देखा होगा प्रणब मुखर्जी को, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी आज नहीं रहे, आप किस तरह से उन्हें याद करेंगे? मैंने राजनीति ज्वाइन की थी कांग्रेस के साथ, तो पहले 2 व्यक्ति जिनसे मैं मिला था, पहले थे माधवराव सिंधिया, उससे कुछ दिनों बाद प्रणब था। वही रात के 11 बजे उनके कमरे में वो बैठ के अपना काम कर रहे हैं और मैं मिलने गया था। कमाल के आदमी थे। मैंने कई दशकों से उनके साथ निकटतम काम भी किया, उनका मुझे स्नेह मिला। मैं उनसे मजाक किया करता था कि उनका राजनीति में होना, जो राजनीति का बहुत बड़ा फायदा हुआ है, साथ साथ संवैधानिक कानून का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कानून के प्रोफेशन का नुकसान हुआ। वो बड़े अच्छे वकील भी हो सकते थे। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों का नुकसान हुआ, क्योंकि वो बहुत अच्छे प्रोफेसर भी थे जो नहीं बन पाए पूरी तरह से औपचारिक रूप से प्रोफेसर। और एक रिसर्चर जिसे समझते हैं, हमेशा जिंदगी भर तक बचपन की उनकी, जैसे कि बच्चों की जो एक जिज्ञासा थी अंत तक। अभी हाल में जब मैं तीसरी बार संसद में आया, तो कई महीनों बाद, पश्चिम बंगाल से मैं आया था तीसरी बार, तो मैं उनसे मिलने गया। 5-10 मिनट की औपचारिक मीटिंग के लिए गया था, तो उन्होंने 1 घंटा बैठा के मुझे जिस प्रकार की कहानियां बताई हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, 1967 से जब वो आए राजनीति में अभी तक के इतिहास, आंकड़े, हर चुनाव का रिजल्ट, कमाल की उनकी स्मृति थी, एक इंस्टीट्यूट स्मृति थी। और उनके साथ एक सदैव एक कंटिन्यूटी सी रहती थी कि वो बीच का जो है एक पूरी विरासत को समझते थे। मैं समझता हूँ उनका जो टैलेंट था, जो उनकी कई सारे
हुनर थे वो अनमैच थे राजनीति में। मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में जो उनके हुनर हैं वो मैं किसी का नहीं सोच सकता इतनी आसानी से कोई बराबरी कर सकता है। उनका जो एक नैतिक कमिटमेंट था आइडियोलॉजिकल, वो भी वैसा ही था, एकदम स्थिर, कंसिस्टेंट। टेम्परामेंट के वो थोड़े गुस्सेल थे क्योंकि समय का अभाव था, लेकिन उनके साथ कभी आप मिल जाए समय आपको, जैसा मैंने बताया 1 घंटे के लिए या किसी फ्लाइट में बाई चांस बैठे हो साथ में, तो जो आपको बातें बता सकते थे, जो कहानियां सुना सकते थे, जो किस्से बता सकते थे, उससे मालूम पड़ता था कि क्या जीवन होता है और क्या व्यक्ति का एक अनुभव होता है। जी, धन्यवाद आपका अभिषेक। जी सर, धन्यवाद आपका अभिषेक मनु सिंघवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ तस्वीरें हम आपको 2017 की दिखा रहे हैं। प्रणब मुखर्जी जब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शामिल हुए थे बतौर राष्ट्रपति, उन्होंने अपनी सहमति जाहिर की थी इस कॉन्क्लेव में पहुंचने के लिए, और वहां पर लोगों के बीच जब वो पहुंचे, अनेकों तस्वीरों के साथ उनके पूरे राजनीतिक सफर को हमने सामने रखा था। 1969 में इंदिरा गांधी ने पहली बार राजनीति में, कांग्रेस पार्टी में उन्हें शामिल किया। वो राज्यसभा के सांसद बन के आए और 1973 में ही वो मंत्री बन गए, और उसके बाद से जिसे मेटियोरिक राइज कहते हैं, जबरदस्त। ये देखिए वहां की तस्वीरें उस दिन की। कंसल्टिंग एडिटर इंडिया टुडे राजदीप सरदेसाई। Ladies and gentlemen, thank you very much. This year, the turbulence of the last 70 years, he contested. I am delighted to have this opportunity of speaking to this distinguished gathering. तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब नहीं रहे। ये तस्वीरें सिर्फ उनको याद करने का अब एक जरिया है। ये 5 तस्वीरें उनकी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में उनका निधन हुआ कोविड-19 के संक्रमण की वजह से। हालांकि वो एक दूसरी सर्जरी के लिए गए थे, लेकिन अस्पताल में ही उन्हें कोरोना हो गया और उसके बाद से अस्पताल में भर्ती थे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी, एक जबरदस्त राजनीतिक सफर जो कि इंदिरा गांधी के वक्त से लेकर तमाम मंत्रालयों से होता हुआ, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, और उसके बाद से नंबर 2 वो रहे मनमोहन सिंह की सरकार में, फिर राष्ट्रपति बने देश के, भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। आज वो हमारे बीच नहीं है। किस तरह से याद करेंगे आप नकवी साहब? देखिए, भारत के जो सियासी समाज जिसे कह सकते हैं आप, उसके वो सर्वप्रिय लोकप्रिय शख्सियत थे, और एक ऐसी शख्सियत थे जो अक्रॉस द पार्टी लाइन लोगों की प्रेरणा थे। लोग उनको सुनते थे, समझते थे और उनका सम्मान करते थे। पार्लियामेंट में भी वो जब बोलते थे तो विपक्ष में भी हम लोग थे, हम लोगों ने विपक्ष में भी उनको सुना। वो हमने जो है वो उस समय मंत्री के रूप में भी उनको देखा है, राष्ट्रपति के रूप में देखा है। निश्चित तौर से वो एक बहुत ही अद्भुत उनकी शख्सियत थी, एक ऐसी शख्सियत जो शख्सियत की सभी लोगों के में जो है वो पॉपुलर थी, लोकप्रिय थी और एक्सेप्टेबल थी। और निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा नुकसान, एक बहुत बड़ी क्षति इस देश के सामाजिक और सियासी जगत की है। लेकिन अगर हम, आपने खुद ही कहा कि तमाम पार्टियों में, जैसे उन्हें मैन ऑफ ऑल सीजन्स कहा जाता था, वैसे ही पार्टी लाइन से ऊपर उठकर भी वो हमेशा अपनी बातों को रखते थे। जब वो संघ के मुख्यालय में गए थे पिछली बार एक कार्यक्रम में शामिल होने, तो काफी विवाद भी उठा था। हालांकि तब वो पूर्व राष्ट्रपति हो चुके थे, लेकिन इन सब के बावजूद काफी उस पर बवाल भी हुआ था। लेकिन इस बवाल ने उन्हें रोका नहीं नकवी साहब। वो वहां पर गए और उन्होंने अपनी तमाम बातें अपने विवेक के अनुसार, जो भी उनकी सोच थी, उन सब को जग जाहिर किया उस मंच से। नकवी जी, देखिए, बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्तित्व के रूप में उन्हें हम जानते हैं, समझते हैं। और अगर आप देखें तो वो एक पार्टी में थे जब मंत्री के रूप में थे, उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी दूसरी पार्टियों या दूसरे दलों की बात को अनदेखा नहीं किया। थोड़े समय के लिए कभी कभी आक्रोश में भी आते थे, उसके बाद भी वो हंस करके और विपक्ष की सीट पर आकर के खड़े हो जाते थे और कहते थे, भाई अरुण जेटली जी या और भी जो तमाम लोग, सुषमा जी, सबसे कहते थे कि भाई देखो, हमने जो कहा हो सकता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन तुम हमारे चैम्बर में चलो, तुमको हम कॉफी पिलाता है। तो ये एक उस तरह का उनका जो एक व्यवहार था, वो बहुत ही मतलब एक असंभव
जैसा आज के का जो राजनीतिक सियासी युग है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो उनसे बहुत ज्यादा प्रेरणा और बहुत ज्यादा सबक लेते रहे। बिल्कुल, धन्यवाद आपका मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र सिंह साहब हमारे साथ केंद्रीय मंत्री इस वक्त जुड़ रहे हैं। सिंह साहब, आपसे समझना चाहेंगे, आप किस तरह से याद करेंगे प्रणब मुखर्जी को? हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से दशकों से उन्होंने एक प्रबल भूमिका एक नेता के तौर पर निभाई, लेकिन अगर आप उनके फैसलों को भी देखें बतौर राष्ट्रपति, तो उसमें सिंह साहब कसाब अफजल जैसे खूंखार आतंकियों की सजा में उन्होंने देरी नहीं की, 37 दया याचिकाएं खारिज की, यानी सहज और मुस्कुराता हुआ चेहरा था, लेकिन सख्त फैसलों से पीछे हटने वाले नहीं थे प्रणब दा। हाँ अंजना जी, वैसे तो उनका व्यक्तित्व इतना, उसके इतने सारे पहलू हैं, और यदि उसको व्यक्तिगत तौर पर देखें तो हम तो सदा उनको, जब भी उनके पास बैठते तो जैसे कोई युवा विद्यार्थी बैठ जाते किसी विद्वान से या बुजुर्ग से कुछ सीखने के लिए, जैसे पुराने जमाने में देखा करते, तो उस तरह का एक मंजर हुआ करता था। और वो इतिहास के भी जानकार थे, इतिहास उन्होंने खुद जिया हुआ था। कोई भी विषय होता, कोई भी घटना होती, किसी बात पर भी उन्होंने चर्चा करनी होती तो वो सुनाना शुरू कर देते कि साहब 1930 में भी ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ, फिर इस प्रकार से कॉन्टेक्स्ट को बिल्डअप करके, जैसे कि एक टीचर एजुकेट करता है स्टूडेंट को, इस तरह से करते। और जब कभी भी उनके पास बैठना होता तो कुछ नया सीखने को मिलता। और इतना सारा जमाना उन्होंने देखा था कि किसी भी पहलू पे वो बात भी कर सकते थे। और जैसा आपने कहा कि ही हैड हिज ओन माइंड, ऐसा नहीं है कि डिसाइसिव, जैसे आपने कहा कि निर्णय ले सकते थे, कुछ भी निर्णय ले सकते थे, लेकिन एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि ही बिलोंग टू डिफरेंट जेनर ऑफ स्टेट्समैन। तो उनको किसी राजनीतिक दल के चश्मे से देखना उनके साथ नाइंसाफी होगी। वो उन सबसे हट करके थे, परे भी थे और ऊपर भी थे। जी जितेंद्र जी, जब वो संघ के मुख्यालय पहुंचे थे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तब भी बहुत विवाद हुआ था, लेकिन जैसा आपने कहा किसी पार्टी के चश्मे से सिर्फ नहीं देख सकते आप ऐसे व्यक्तित्व को। मुझे लगता है कि बिना किसी पक्ष को रखे हुए यदि प्रणब दा के बारे में ये कहा जाए कि वो संघ कार्यालय चले गए तो वो संघ के सदस्य बन गए, या कम्युनिस्ट कार्यालय में चले गए तो कम्युनिस्ट बन गए, कॉमरेड बन गए, ये कहना बहुत अन्याय रहेगा उनके साथ। उनकी अपनी एक कन्विक्शन थी और उनमें एक विचार करने की, चर्चा करने के लिए उनके अंदर क्षमता थी, कैपेसिटी थी, खुला मन था, और वो विचारों का आदान प्रदान करने की सलाहियत रखते थे। भले ही किसी भी आइडियोलॉजी या विचारधारा का कोई व्यक्ति क्यों ना हो। मुझे अवसर रहा उनके साथ विदेश यात्रा पर भी रहने का, 3-4 देशों की। ऐसे देशों में हम गए जहां पर के इस प्रकार की सरकारें थी कि विचारधारा बिल्कुल ही भिन्न थी, भारत के साथ दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, लेकिन उनमें इतनी क्षमता थी, उनकी बात सुन सकते थे, अपनी बात सुना सकते थे और कन्विंस भी कर सकते थे। तो वो एक अलग व्यक्तित्व था। ये बड़ी छोटी सोच और छोटा विश्लेषण होता है जिसमें हम ये सोच लेते हैं कि जो कि प्रणब दा कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर गए होंगे तो शायद कहीं उन पर कम्युनिज्म का प्रभाव हो गया होगा कोई, और उनमें एक क्षमता थी एट एन इक्विवेलेंट लेवल विचारों का आदान प्रदान करने की। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई नेता और पूर्व मंत्री इस पर शोक जाहिर कर रहे हैं। आरपीएन सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। बहुत ही दुखद समाचार मिला है कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। सबसे पहले तो मैं उनके परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूं। उनका योगदान इस देश में हमेशा सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। उनका योगदान और कांग्रेस पार्टी में जो उनका योगदान रहा है, कांग्रेस के लिए भी आज एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बड़ी क्षति, और ये तस्वीरें हम एक बार फिर से आपको उस कॉन्क्लेव की दिखा रहे हैं। साल 2017 की है जब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बतौर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आए थे, और ये तस्वीरें एक बार फिर से
जिंदा करती हैं नजरों में उस शख्सियत को जिसने दशकों तक हिंदुस्तान की राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ी है। हमारे साथ इस वक्त प्रकाश जावड़ेकर जी, केंद्रीय मंत्री, जुड़ रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, आप कैसे याद करेंगे प्रणब दा को? प्रणब मुखर्जी एक बेहतर इंसान थे। भारत रत्न उनको जो मिला तो एक राष्ट्रपति की जिस गरिमा से उन्होंने निर्वहन किया और जिस तरह से राजनीति की, प्रशासन पे जिस तरह से उनकी पकड़ थी, वो सब सीखने लायक है। और हमने जब शिक्षकों का सम्मान का कार्यक्रम में उनको बुलाया था तब वो आए और बहुत बेहतरीन शिक्षा के मुद्दे पर भाषण दिया और ऐसे अनेक उनके भाषणों का संग्रह हमने प्रकाशित किया, तो उसमें भी उनका बहुत योगदान रहा। तो एक महान नेता को देश ने खोया है, हम उनको हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। कई क्षेत्रों में अगर हम देखें प्रकाश जी, तो उनका योगदान हमेशा के लिए अमिट रहेगा। हम अभी बात कर रहे थे कैसे कसाब हो, याकूब मेमन हो, इन सभी पर जब फैसले की घड़ी आई तो उन्होंने बहुत सख्ती दिखाई और जल्द से जल्द ये सुनिश्चित किया कि फांसी की सजा अगर है तो उन्हें फांसी दी जाए। आर्थिक सुधार का जो एक भारत का पूरा कदम था, उसकी भी 80 के दशक में अगर नींव किसी ने रखी तो उसका श्रेय प्रणब मुखर्जी को जाता है। प्रकाश जी, निश्चित रूप से जाता है। और महत्वपूर्ण बात है कि जैसे मैंने कहा कि जो राष्ट्रपति के चलते वो हमारे सभी अनेक विश्वविद्यालयों के मान्यवर कुलपति होते थे, तो उस सब में वो शिक्षा के बारे में कितना रुचि रखते थे। वो बारी बारी से कुलपतियों की बैठक या बाकी सबकी बैठक शिक्षा के बारे में लेते थे, आईआईटी के डायरेक्टर्स की, आईआईएम के डायरेक्टर्स की, सबकी, और उसमें दिन भर पूरी रुचि से बैठते थे और बहुत अच्छी सलाह देते थे। कोई ऐसा निजी अनुभव जो आप बताना चाहें प्रकाश जी? वही जो मैंने अभी भी, मैं राष्ट्रपति वो जब रिटायर हो गए और उसके बाद भी मैं उनके घर जाता था तो बेबाक तरीके से राजनीति पर भी वो अपनी बात रखते थे और उसमें उनका हमेशा एक निष्पक्ष व्यवहार रहा है। आज सभी देशवासी दुखी है। हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके कहा है कि भारत इस वक्त शोक में है भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के जाने से। उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है भारत के विकास की पूरी गाथा में, और ये तस्वीरें उन्होंने डाली है जिसमें उनके पैर छू रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको अक्टूबर 2012 की, 7 जून की तस्वीरें हैं ये 2018 की, जब संघ मुख्यालय प्रणब मुखर्जी पहुंचे थे और प्रणब दा ने वहां पर भी जो बातें कही थी मन से, ये पीएम मोदी ने ट्वीट करके ये तस्वीर सामने रखी है जिसमें प्रणब मुखर्जी के वो पैर छू रहे हैं और इसमें लिखा है उन्होंने कि एक ऐसे स्टेट्समैन के तौर पर वो थे जिनकी प्रशंसा, जिनके प्रशंसक राजनीतिक दल से ऊपर उठकर हर समाज के तबके में उनका सम्मान था। उनसे हाथ मिलाते हुए, उनके पैर छूते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी तस्वीर ट्वीट की है। ऐसे ही राहुल गांधी ने भी श्रद्धांजलि दी है। कहा है कि वो बहुत शोक के साथ इस वक्त ये खबर जो है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मौत की, उस पर वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं और संवेदना व्यक्त कर रहे हैं दुखी परिवार के लिए। तो इधर तस्वीरें उस पूरे राजनीतिक सफर की हम देख रहे हैं जो प्रणब मुखर्जी इस वक्त आपको दिख रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको बतौर राष्ट्रपति उनकी दिखा रहे हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। सुधांशु जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, दल से बड़ा जिसका व्यक्तित्व हो, आज पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हर कोई उस व्यक्तित्व को याद कर रहा है जिसने 80 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में बदलाव की नींव रखी थी, जिसने बतौर राष्ट्रपति बड़े बड़े सख्त फैसले लिए थे, जिसमें कसाब अफसल से लेकर याकूब मेनन सबकी फांसी को सुनिश्चित किया था सख्त फैसलों के जरिए। सुधांशु जी, आप कैसे याद करेंगे?
मुखर्जी जी का नाम ही प्रणव है, जो अक्षरों में सबसे अग्रगण्य माना जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा, यथा नाम तथा गुणा के अनुरूप भारतीय राजनीति में मूल्य, मर्यादा और स्वीकार्यता के जो अग्रगण्य नाम हैं, उनमें प्रणब मुखर्जी जी मैं मानता हूं कि बहुत प्रमुख नाम थे। और वर्तमान समय में कांग्रेस के उस पीढ़ी के लोग जिनको राष्ट्र की व्यापक समझ, गहरी अंडरस्टैंडिंग और वो किसी भी वैचारिक प्रभाव से मुक्त होकर राष्ट्र के हित में बात कर सकते थे, मैं मानता हूं कि उसमें शायद अब वो समाप्त होती हुई पीढ़ी के लोगों में से एक थे। इसीलिए आपने देखा होगा, मैं तो बचपन का एक अनुभव बताता हूं, हम लोग तो बहुत बच्चे थे जब इंदिरा जी की डेथ हुई और उस समय हुआ कि सबसे वरिष्ठ नेता उस जमाने में कैबिनेट में प्रणब मुखर्जी जी थे, उनके प्रधानमंत्री बनने की बात चल रही थी। मेरे विचार से बहुत कम लोग होंगे। जी, आपसे मैं बात करूंगी सुधांशु जी। इस वक्त हमारे साथ सीधे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी जुड़ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी, दशकों तक जिसने भारतीय राजनीति को एक दिशा दी, जिसने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अपनी शख्सियत की पहचान बनाई, जिसने आर्थिक बदलाव की नींव रखी, जिसने सख्त फैसले लिए बतौर राष्ट्रपति, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी नहीं रहे, आप कैसे याद करेंगे उन्हें? देखिए, भारत की राजनीति का एक बहुत ही बड़ा स्टेट्समैन अब नहीं रहा। आप देखिए, वो एक बड़े नेता थे, राजनीति समझते थे, संविधान समझते थे, शासन समझते थे और संसद समझते थे, सब कुछ एक साथ। मेरा परम सौभाग्य है कि उनका मुझे बहुत स्नेह मिला। एक मिनट मुझे वक्त दीजिए कि मैं अटल जी की सरकार में मंत्री था, एक बिल पेश कर रहा था, कानून राज्य मंत्री भी था। उठे कहे, यंग मैन, हैव यू एग्जामिन दिस प्रोविजन? तो मैं अवाक रहा कि संविधान की उतनी समझ थी। फिर हमारे उनके संबंध अच्छे थे, संसद में बोलता था, अच्छा बोले और ये भी एग्जामिन किया करो। और इतिहास की जानकारी उनकी इतनी। एक बार एक विदेशी मेहमान आए हुए थे, तो राष्ट्रपति भवन में भोजन था, तो हमने पूछा कि सर आप कितने दिन मिनिस्टर रहे? अब 42 साल। समझ नहीं आप, 42 साल वो केंद्र मंत्री रहे हैं और बाकी संसद वगैरह तो अपनी जगह पर है। और समझाते कितना थे। आपके दर्शकों के लिए एक रोचक बात बताऊं, एक दिन उनसे कहा कि प्रणव दादा, मैं उनको प्रणव दादा कहता था, कि राष्ट्रपति भवन कोई भी आता है तो उसको जलपान मिलता है, बाकी जगह नहीं मिलता है। परंपरा कहां से शुरू हुई? उन्होंने कहा कि जब दिल्ली भारत की राजधानी बनी तो सारे राजा रजवाड़े दिल्ली आया करते थे, तो किसी के साथ 5, किसी के साथ 10 लोग आते थे, किसी के साथ 100 लोग आते थे, तो सबको जलपान मिलना शुरू हुआ। जब भारत आजाद हुआ तो एक सवाल उठा कि ये परंपरा बंद हो या चलनी चाहिए? तो राजेंद्र बाबू ने कहा भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव, तो वो परंपरा चली। अब आप देख रहे हैं छोटी छोटी बात की जो जानकारी उनको थी, तो उनके साथ बैठना ज्ञान क्या था, भंडार थे। क्या राजनीति, क्या संसद, क्या शासन, क्या हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। तो ऐसा व्यक्ति आज नहीं गुजर गया तो वो देश की बहुत बड़ी पूंजी थे। और मेरा तो बहुत सौभाग्य था, मुझे बहुत स्नेह मिलता था। कभी विस्तार से आपके चैनल पर बातचीत होगी उनके बारे में, आप बुलाएंगे तो मैं बताऊंगा। प्रणब बाबू के साथ काम करना, मैं पार्टी का विपक्ष में विदेश नीति का काम देखता था पड़ोसी देशों के लिए। जब भी मैं नेपाल या श्रीलंका जाया करता था, मैं उनसे मिलकर गाइडेंस लेता था एज ए राष्ट्रपति, और मुझे इतने सलीके से समझाते थे। तो मैं तो जीवन के बड़े मैं सौभाग्यशाली था। और मुझे जब मैं मोदी जी की सरकार में दोबारा मंत्री बन रहा था, अंजना, तो मैं शपथ लेने गया। तो शपथ लेने के बाद मैंने प्रणाम किया, उन्होंने जिस आंखों से मुझे आशीर्वाद दिया वो मैं हमेशा याद रखूंगा। तो ऐसे महान व्यक्ति का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं आपसे यही कहूंगा कि प्रणब बाबू अजात शत्रु, हर पार्टी में सम्मान जी। और वो व्यक्ति विचारधारा से ऊपर उठकर देश की चिंता करते थे, इसलिए मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूं। बहुत गहराई थी, बहुत ठहराव था उनके व्यक्तित्व में। तभी देखिए, मुझे लगता है अगर हम पूरे राजनीतिक सफर को देखें, हालांकि वो आपसे बहुत सीनियर थे सर, लेकिन फिर भी 1969 से लगभग उन्होंने शुरुआत की, राज्यसभा में गए, फिर 73 में मंत्री बने और उसके बाद से इमरजेंसी का भी दौर रहा। आप बिल्कुल विपरीत दूसरी तरफ खड़े थे इस पूरी राजनीति के। लेकिन आज अगर आप ये याद कर सकते हैं कि आपके
आगे बढ़ने पर या आपके मंत्री पढ़ने पर उनकी आंखों में एक अजब सी चमक थी जब वो आपको आशीर्वाद दे रहे थे, ये बताता है कि हृदय कितना विशाल था। रविशंकर जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सीख दी थी, है ना, राजनीति में मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। और प्रणव बाबू भी उसी विचारधारा के व्यक्ति थे। और अब आज मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूं, उन्हें ये सब पद बहुत पहले मिलने चाहिए थे। अब चलिए वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं आपसे एक बात अवश्य कहूंगा कि भारत की राजनीति में गहराई आई है, उस गहराई में प्रणव बाबू की बहुत बड़ी भूमिका है। और देखिए, आप याद करिए जिस तरह से मोदी जी, आपके चैनल पर मुझे लोगों ने बताया, दिखाया जा रहा है, मोदी जी ने उनके पैर छुए। तो मोदी जी ने एक बात बहुत पब्लिकली कही थी कि मैं दिल्ली में नया आया था और भले ही देश ने मुझे चुना था, लेकिन मुझे भारत के शासन में हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने का काम प्रणव बाबू ने किया था। देखिए, इस बात को समझिए आप, ये बहुत बड़ी बात है। 12 साल वो मुख्यमंत्री रहे, देश के नेता बनकर आए, लेकिन फिर भी, और मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, लेकिन जितना प्रणव बाबू के साथ काम करके मैंने सीखा है, चाहे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग हो, चाहे वो भारत का संविधान हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट हो, और सबसे बताऊं आपको अंजना, एक एक चीज उंगलियों पर, कभी उसके लिए कोई रेफरेंस की आवश्यकता नहीं होती थी। और प्रणव बाबू ने कह दिया, मतलब आखिरी शब्द हो गया। तो ये बहुत अच्छा याद आती है राज्यसभा में उनका जो परफॉर्मेंस देखा। अभी देखिए, एक बात याद आ गई, एक बार वो वित्त मंत्री थे और वो आपके फाइनेंस बिल मूव कर रहे थे और मैंने विपक्ष से उस पर अपनी बात कही, तो याद आ गई, उन्होंने मुझे बताया, है ना, और अपने रोबी, यू मेड सम वेरी गुड पॉइंट, आई एम हैप्पी, कीप इट अप। अब आप सोचिए, इतना बड़ा अनुभवी व्यक्ति अगर इस तरह से आपको आशीर्वाद दे संसद के अंदर आपके भाषण पर, तो आपके अंदर कितना बड़ा आत्मविश्वास आता है, ये बात समझनी चाहिए। इसलिए भारत की राजनीति आज सुनी हुई है। भारत का संवैधानिक सोच आज वो भी सुना हुआ है, क्योंकि प्रणव बाबू एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक, जैसे कहते हैं ना अंजना, रेफरेंस पॉइंट, हाँ, कि कहीं कोई चीज इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की आवश्यकता है, कोई संविधान की स्थिति है, क्या होना चाहिए, तो वो सिर्फ पार्टी नहीं, देश हित। ये प्रणव बाबू बहुत बड़े थे, तो मैं बहुत विनम्र प्रणाम करता हूँ। अच्छा लगा आपने मुझे याद किया कि उनकी कई बहुत, और देखिए संघ के कार्यालय में भी चले गए, डॉक्टर हेडगेवार को देश का एक महान सपूत बनाया। ये बड़ी सोच होती है, हाँ, कि भारत को बनाने वाले कई लोग हैं, हमको उन सारे बनाने वालों के त्याग, समर्पण को याद करना चाहिए। ये सोच के लिए बड़ा हृदय और बड़ी बौद्धिकता होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जुड़े थे, जिन्होंने याद किया और साथ ही बताया कैसे वो एक रेफरेंस पॉइंट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं भारतीय राजनीति का, यानी वो बिंदु जहां से आप हमेशा किसी भी मुद्दे पर जानकारी ले सकते हैं, बातचीत करते हैं, हर बात कंठस्थ, अपने आप में शासन, संसद, गरिमा, गहराई, ठहराव, जो कुछ भी एक नेता में होना चाहिए वो सब प्रणब मुखर्जी में था। अलग अलग वक्त पर कई मकाम आए उनके पूरे राजनीतिक सफर में। कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे दिग्गज नेता के तौर पर याद रखे जाएंगे जिन्होंने 80 के दशक में अर्थव्यवस्था की नींव रखी थी, नई सोच की अर्थव्यवस्था में नींव रखी थी, जो बाद में हमने कई बदलाव देखे, जिसका श्रेय मनमोहन सिंह या नरसिम्हा राव को जाता है। उसके लिए कहा जा सकता है कि 80 के दशक में उस आर्थिक नीतियों की जो नींव है वो उन्होंने रखी थी। बतौर राष्ट्रपति जिन फैसलों को हमेशा याद रखा जाएगा, उसमें चाहे वो कसाब हो, अफजल गुरु हो, याकूब मेमन हो, उन सब की फांसी के फैसले में जिस तरह की सख्ती उन्होंने दिखाई, उसको लेकर भी हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। यानी वक्त, विचारधारा और इसी के साथ फैसले लेने वाला एक ऐसा व्यक्ति। ये हम आपको उनकी पुरानी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, बगल में लालू प्रसाद यादव, आपको मनमोहन सिंह दिखाई दे रहे हैं, और इस तस्वीर में भी शरद पवार के साथ, इंदिरा गांधी के साथ ही शुरुआत हुई थी साल 1969 में, और उसके बाद राज्यसभा का टिकट देकर उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया गया था। राज्यसभा के वो सांसद बने, जिसके बाद वो 73 में ही मंत्री बन गए, और उसके बाद मिटियोरिक राइज, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, जबरदस्त
का जो राजनीतिक करियर है उसमें एक उछाल, और उसके बाद वो अलग अलग मंत्रालयों में, जिसमें आप देखिए वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कॉमर्स, ऐसे तमाम जो मंत्रालय हैं उन सब का उन्होंने कार्यभार संभाला। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया भी, और आरबीआई के गवर्नर उन्होंने मनमोहन सिंह को नियुक्त किया था। लेकिन फिर वो दिन भी आया जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और नंबर 2 उस वक्त प्रणब मुखर्जी थे। लेकिन फिर 2012 में जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बने तो एक बार फिर मनमोहन सिंह को उन्हें यानी प्रणब दा को सर करके रेफर करना पड़ता था। तो अलग अलग परिस्थितियों में किस तरह की कई बातें इस पर हुई कि क्या वो शीर्षस्थ जो पद होता है प्रधानमंत्री का, वो कई लोग हमेशा माने कि उन्हें ही होना चाहिए। इस बीच उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और ये तस्वीरें जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका पैर छूते हुए तस्वीरें उन्होंने ट्वीट की है। विदेश मंत्री के भी तौर पर उनकी भूमिका रही, और अभी भी जब ओबामा आए थे तो आप प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीरें देख रहे हैं। ये बहुत पुरानी तस्वीरें जिसमें नरसिम्हा राव के साथ वो आपको दिखाई देते हैं। अलग अलग वक्त पर कांग्रेस पार्टी में सीताराम केसरी के साथ आप उनको देख रहे हैं। उनकी जो भूमिका रही है कांग्रेस पार्टी की दशकों की इस पूरी राजनीतिक यात्रा में, वो अपने आप में एक ऐसा सोनिया गांधी के साथ आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक ऐसा योगदान है जो हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। और कई लोग मानते हैं कि न सिर्फ एक प्रबल वक्ता थे, देखिए आप इस तस्वीर में जो इससे पहले हमने आपको दिखाई थी, इसमें आपको शरद पवार के साथ भी दिख रहे हैं। वो वक्त भी आया था कि जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। उसके बाद कुछ दिनों के लिए राजीव गांधी से अनबन हुआ, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से उनकी सुलह हो गई और वो वापस कांग्रेस पार्टी में ही आ गए। ये जो अलग अलग क्षेत्रीय क्षत्रप थे उनमें आप लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी तस्वीर देख रहे हैं। इंदिरा गांधी उन्हें राजनीति में लेकर आई थी और ये उस वक्त की तस्वीर है। बतौर वित्त मंत्री देखिए जब वो कई बार बजट पेश करते हुए दिखे, ये सब अलग अलग अंदाज उस शख्सियत के जिसने पश्चिम बंगाल से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, लेकिन सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे वो। हालांकि प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि नंबर 2 वो रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार प्रणब दा की बहुत प्रशंसा की है। आइए आपको ऐसी कुछ बातें सुनाते हैं। एक भी मेरी मुलाकात पिछले 3 साल में राष्ट्रपति जी के साथ ऐसी नहीं रही जिसमें उन्होंने पिता की तरह, और मैं बहुत अंतर्मन से कह रहा हूं, कोई पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे। देखो मोदी जी, आधा दिन तो आराम करना ही पड़ेगा। मुझे दा कहते हैं, प्रणब दा कहते हैं, भाई इतना काहे दौड़ रहे हो, कुछ कार्यक्रम कम करो, तुम तबीयत का संभालो। चुनाव के दिन थे उत्तर प्रदेश में, मुझे कहते हैं कि भाई जीत और हार चलती रहती है, लेकिन कोई शरीक आके देखोगे कि नहीं देखोगे? ये राष्ट्रपति के दायित्व का हिस्सा नहीं था, लेकिन उनके भीतर का इंसान अपने एक साथी की चिंता है। और मैं मानता हूं कि ये व्यक्तित्व, ये संबंध, ये रूप राष्ट्र जीवन के लिए एक बहुत बड़ा हम जैसे लोगों को प्रेरणा देने वाला काम होता है, और वो काम प्रणब दा ने किया है, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने किया है। हम आपको सुना रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बहुत ही भावुक होकर प्रणब मुखर्जी, और ये देखिए तस्वीरें भी उन्होंने ट्वीट की है जिसमें वो उनके पैर छू रहे हैं। इस बीच आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी और अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, एक युग का अंत है, ये भारतीय राजनीति में एक युग का अंत ही से कहा जाएगा। आप भारत रत्न प्रणब दा को कैसे याद करेंगे? देखिए, कल जितने दिन से मैं राजनीति में हूं तब से मैं उन्हें जानता हूं, उनका हमेशा स्नेह भी मिला है। भारत की राजनीति का पितामह चला गया, कोई उनके इतना जानकार, सुपर कंप्यूटर थे वो, कभी कुछ नोट नहीं करना पड़ता था, और कभी कोई बात हुई हो
और कुछ भी जब भी मिलना चाहो, राष्ट्रपति रहते हुए भी मैं मिला, और ये नहीं कि 4 दिन पहले फोन करके। जब लखनऊ आए थे तो मिला, वित्त मंत्री रहते थे तो, एक बार बजट बन रहा था तो मैंने इसे फोन किया, तो बुला लिए कि क्या आए हो, पता नहीं है बजट बनने वाला है, यहाँ एंट्री बंद होती है, बोलो कैसे आए हो, जल्दी बताओ। मैंने कहा दादा, फिर जो बात हुई चली। तो उनके तो मिलने में भी, उनसे साथ बैठ के सुनने में भी ज्ञान ही बढ़ता था और हौसला बढ़ाते थे वो। जब मैं विधायक चुन के गया तो ये बोला गया कि 12 बजे रात को घर पे आना, 12 बजे घर पहुंचेंगे। कोई मीटिंग वोटिंग से आए, बैठ गए, वो छोटा सा जो उनका खाना बनाना था, कहता था पहले खाना खाओ, कहते इतनी इससे मिल लो पहले। बहुत बहुत बधाई, इतना मेहनत करने के बाद तू जाके जीता बीजेपी से, बढ़िया, कैसे और कैसे कांग्रेस ठीक होगी, कुछ करो तुम लोग। ये मतलब उनको हमेशा सबको, जो अपने लोग उनके साथ रहते थे या नहीं भी रहते थे, इतनी यादें हैं अंजना जी की एक एक करके याद आने लगती। कुछ हम लोग यूथ कांग्रेस में थे, चिट्ठी भेजते थे तो उसकी रिप्लाई आती थी और उसका कंप्लायंस दोबारा आता था। तो मैंने एक बार जब वित्त मंत्री हुए तो भी मैंने पूछ लिया, दादा आप सबका जवाब कैसे देते हो? तो कहा मैं शुरू से ही अपना स्टाफ रखा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज का जो लेटर हेड होता है वो मेरा एक अलग स्टाफ बैठा है, वो उस पर नोटिंग बनाता है और उसको फॉलो करता है। और पॉलिटिकल आदमी का जवाब मैं दूंगा तो मैं किस लिए पॉलिटिक्स में जी। इस तरह की सोच थी उनके पास कि और ऐसी विशाल सोच के साथ ही कोई आगे बढ़ता है। गुलाम नबी आजाद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के। गुलाम नबी आजाद भी सभी उनका आदर करते थे, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते थे। मैं आज यही कहूँगा कि देश ने एक बहुत अच्छा देशभक्त सपूत खो दिया है। हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें स्वर्ग में जगह दे, और उनके जो बेटा और बेटी है उनको ये साहस दे इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त करने का। तो गुलाम नबी आजाद को आप सुन रहे थे। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, वो जुड़ रहे हैं। हुड्डा साहब, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पूरा राजनीतिक सफर लंबा रहा है, आप कैसे याद करेंगे प्रणब दा को? हेलो जी हुड्डा साहब, आप कैसे याद करेंगे प्रणब दा को, बोले। देखिए, प्रणब दा के जाने से बड़ा दुख हुआ है, पूरे देश को बड़ा नुकसान हुआ है। क्यों, एक स्वतंत्र सेनानी परिवार से थे और वो एक बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ थे और बहुत सुलझे हुए प्रशासक थे। उनको कोई भी महकमा मिला, चाहे वो वित्त का था, चाहे आपका फॉरेन अफेयर्स था, चाहे रक्षा मंत्रालय था, हर महकमे में वो कामयाब हुए। और जब भी सरकार पर कोई संकट आता तो संकट मोचक का कार्य वो करते थे। पार्टी में भी कांग्रेस पार्टी में भी कभी अधिवेशनों में बोलते थे या कोई चर्चा होती थी तो उनको जबानी याद रहता था कौन से फलाने सेशन में फलाने साल महात्मा जी ने क्या कहा। मतलब पूरा एनसाइक्लोपीडिया थे वो कांग्रेस पार्टी के भी और देश के इतिहास के भी। तो इस वास्ते मैं समझता हूँ आज उनके जाने से जो नुकसान हुआ है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। और व्यक्तिगत तौर पे मेरे को बहुत ही ये दुख हुआ, क्षति हुई है, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध उनसे था। वो तीन पीढ़ियों के साथ हमारे सांसद रहे। मेरे पिताजी के साथ वो सांसद थे राज्यसभा में, फिर लोकसभा में मेरे साथ सांसद रहे जी। और दीपेंद्र हुड्डा के साथ सांसद रहे। तो और जब भी इनका वो था कोई कार्य जो होता, बड़े रेस्पॉन्सिव लीडर थे। कोई काम लेके जाते, कोई बात करते, कोई डिस्कशन करते तो रेस्पॉन्स बहुत अच्छा होता था उनका जी। और यही अगर कोई इतनी पीढ़ियों तक देश की संसद में पहुंचता रहा तभी उनका कद भी ऐसा है। हामिद अंसारी साहब हमारे साथ, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, इस वक्त जुड़ रहे हैं। अंसारी साहब, प्रणब दा नहीं रहे, कैसे याद करेंगे आप उन्हें? बहुत दुख हुआ। इधर कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। जून के आखिर में मैं उनसे आखिरी बार मिला था। उनके साथ मेरे संबंध बहुत पुराने थे। जब वो मंत्री थे
जब मैं विदेश मंत्रालय में अफसर था, जब मैं राजदूत था यूएन में उस वक्त, और उसके बाद जब मैं चेयरमैन था और वो लीडर थे, लीडर ऑफ द हाउस भी थे, तो उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे। और इसी तरह से जब मैं बाद भी वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के और प्रेसिडेंट के ताल्लुकात बड़े अच्छे और बड़े कॉर्डियल थे। कोई ऐसा निजी अनुभव अंसारी साहब जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में सभी ने देखा कि एक तरफ वो मुस्कुराता हुआ चेहरा भी थे, तो दूसरी तरफ सख्त फैसले भी लेने के लिए जाने जाते थे, जिसमें तमाम जो ऐसे आतंकी थे, जिसमें अजमल कसाब से लेकर तमाम थे, उन सब पर भी उन्होंने सख्त फैसला लिया। बतौर वित्त मंत्री उन्होंने कई अहम फैसले लिए। जिस भी मंत्रालय में उन्होंने काम संभाला, एक मिसाल कायम की अपने काम के जरिए। अंसारी जी, कोई निजी अनुभव? और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो एक एनसाइक्लोपीडिया थे। मुझे तो सबसे ज्यादा मजा आता था जब वो राष्ट्रपति थे, मैं उपराष्ट्रपति था, उनके पास जाता था महीने 5 हफ्ते में बैठ के बात करने, और उनसे किसी चीज पे कोई सवाल पूछ लीजिए, वो एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह सब कुछ बता देते थे। तो बहुत दुख हुआ उनके जाने का। कोई ऐसा निजी अनुभव जो आप बताना चाहें? अरे बहुत सी चीजें हैं, मगर अब ये वक्त नहीं है उसका जिक्र करने का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हामिद अंसारी जी हमारे साथ पूर्व उपराष्ट्रपति, जो कि उस वक्त साथ में ही प्रणब दा के थे जब वो राष्ट्रपति थे।